भवानीपुर का रुख करते हैं क्योंकि ममता दीदी वहां पर लीड ले रही थी। शुभेंदु अधिकारी भी वहां पे थे। शुरुआत में आज शुभेंदु अधिकारी भी आगे जा रहे थे और उन्होंने कहा था कि हिंदू ईवीएम खुल रहा है तो हम आगे जा रहे हैं और मुस्लिम ईवीएम जब खुल रहा है तो दीदी आगे जा रही है। फाइनली जीत हमारी होगी। विकास चंद्रा हमारे साथ है। विकास, अभी की क्या स्थिति है वहां पर? ये मैं पहले बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी काउंटिंग सेंटर पर ये दोबारा वो आए हैं और जो 2 राउंड के बाद ममता बनर्जी को जो लीड मिली थी 20,000 से ज्यादा का, वो 12वें राउंड तक घटकर 7,000 पर आ गया है और लगातार अब जो फासला है वोटों का यानी शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। आपको याद होगा कि सुबह ही शुभेंदु अधिकारी ने दावा भी किया था कि 10 राउंड 12 राउंड तक हम पीछे रहेंगे, ममता बनर्जी आगे रहेंगी क्योंकि जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उसका ईवीएम खुलेगा तो वो आगे रहेंगे, लेकिन उसके बाद हम आगे जाएंगे और चुनाव जीतेंगे। जब वो थोड़ी देर पहले काउंटिंग सेंटर पर आए तब भी उन्होंने यह दावा किया कि अभी तो 10 राउंड ही हुआ है, आगे 10 राउंड और बाकी है और हम ही चुनाव जीतेंगे। तो ये जरूर है कि यहाँ पर अच्छा विकास, फिर मुझे ये बता दीजिए, आप खुद भी बता रहे हैं कि अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है, आ गया है। तो क्या माने कि टीएमसी के जो नेता, चाहे वो सागरिका घोष हो या स्वयं ममता बनर्जी हो, जो वो कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है, तो क्या ये आंकड़े जो रुझान में अभी दिख रहे हैं वो रुझान कन्वर्ट हो जाएंगे? देखिए, आपको भी अनुभव है बहुत सारे चुनावों का कि जब भी ऐसे रुझान सामने आते हैं, जब अंतिम आंकड़े आते हैं तो कुछ सीटों में बदलाव आ जाता है, लेकिन अब पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल का रिजल्ट पलट जाएगा इसकी संभावना मुझे कम से कम 0 दिखाई देती है। अगर सिर्फ भवानीपुर की बात कर ले, जिस काउंटिंग सेंटर पर मैं अभी मौजूद हूँ, ममता बनर्जी ने 20,000 22,000 का लीड लिया था और तीसरे चौथे राउंड में, और वो 10वें 12वें राउंड में आते आते मात्र 7,000 का रह गया। लगातार ममता बनर्जी का मार्जिन घट रहा है और शुभेंदु अधिकारी का रहा है, तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे थे वो कितना सत्य होगा, वो तो 20वें राउंड के बाद मालूम हो जाएगा। चूंकि यहाँ 20 राउंड की काउंटिंग होने वाली है, तो ये जो ओवरऑल एक सीन सामने निकल कर आया है, सीटों का आंकड़ा जो सामने निकल कर आया है, इसमें कोई आमूल चूल बदलाव हो जाएगा, बिल्कुल पलट सा जाएगा, इसकी संभावना बिल्कुल नगण्य है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में लीड ले लिया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो अब ये तस्वीरें जो हैं जश्न की, खुशियों की, ये तो शायद बीजेपी के खेमे में बदलती हुई नहीं नजर आएंगी, जैसा कि आप कह रहे हैं। हमारे साथ रवि त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो जो रुझान इस वक्त सामने आ रहे हैं और बहुत जल्द आंकड़ों में तब्दील होते हुए भी जिस तरीके से विकास जी बता रहे थे कि ये नजर आएंगे, तो बहुत बधाई सबसे पहले आपको। लेकिन फिर वही बात कि इन रुझानों के साथ, इन नतीजों के साथ आगे एक बड़ी जिम्मेदारी और रोड मैप सबसे अहम है कि क्या रहेगा बंगाल। नहीं, बिल्कुल देखिए, क्लैरिटी के साथ हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है, क्योंकि हमें जानकारी थी कि हम सत्ता में आ रहे हैं और लोगों हम पर भरोसा जताएंगे, भय को छोड़कर, ये भी हमको जानकारी में थी। तो पहला जो हमारा सबसे पहला टारगेट था, जो हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि जो हमारे 250 कार्यकर्ता जो मारे गए हैं 2014 से लेकर अब तक, 250 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा में मौत हुई है, उन सबको श्रद्धांजलि देना सबसे पहला काम है। उनके परिवार को सबल देना हमारा सबसे पहला काम है। और दूसरा सबसे बड़ा काम, बांग्लादेशी घुसपैठ को पूरी तरह से बंद करना। जो 700 किलोमीटर का बॉर्डर है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, बीएसएफ के साथ मिलकर उस काम को पूरा किया जाए। एक एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को बाहर निकाल के भेजना है, क्योंकि एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया बंगाल में नहीं रहना चाहिए, ये हमारी प्रायोरिटी है। तीसरी प्रायोरिटी है कि महिला सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित की जाए। आरजी कर जैसी घटना, संदेश खाली जैसी घटना होती है और उसके नाम पर मुख्यमंत्री का जो अलग अलग बयान आता है, किस तरह से वो डिफेंड करती हैं, जितने अपराधियों को डिफेंड करती हैं, तो महिला सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और कि रात में 1 बजे रात में भी अगर महिला चाहे लड़की स्कूटर चला के जाए तो उसको कोई भी टोकने वाला, रोकने वाला ना हो। महिला सुरक्षित स्टेट हो। बेरोजगारी दूर करने के लिए जो भी काम किए जा सकते हैं, क्योंकि लगभग 6,500 इंडस्ट्रीज जो है बाहर भाग गई हैं यहाँ से। रवि काम करती थे। रवि मुझे एक बात बताइए, पिछले चुनाव में जब बंगाल का चुनाव था, पिछले चुनाव में बंगाल का जब चुनाव था, तो आप बतौर पत्रकार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे, बंगाल में घूम रहे थे। बिल्कुल साथ में थे और बंगाल हम घूम रहे थे और बंगाल घूम घूम के हमने दरअसल उस वक्त मूड को जानना चाहा था, क्योंकि बीजेपी उस वक्त भी दावा कर रही थी, पार्टीज है दावा करती हैं, लेकिन जो हमने वोटर को ऑब्जर्व किया, क्या ये ऑब्जर्वेशन आज, चूंकि आप एक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो वोटर तो आज भी वही था। और ये कहा जाता है बंगाल के वोटर्स के लिए कि दे आर साइलेंट, वो चुप रहते हैं, वो खामोशी उनके पास रहती है। फिर आपको इस बात का एहसास कैसे था कि यह खामोशी जो है आपकी जीत का दावा है?
नहीं, देखिए 2021 में चूंकि हम दोनों ने लंबे समय चुनाव कवर किया, कोरोना का दौर था, उस कोरोना के दौर में भी आखिरी तक चुनाव में हम टिके रहे। लगभग 2 मई को मुझे याद है 2 मई तक रिजल्ट आया, 2 मई के बाद 3 मई को हम वहाँ से निकले और फिर दिल्ली आते हैं। पिछली बार भी जनता ने मन बनाया था, जनता के मन में कोई दिक्कत नहीं थी, जनता चाहती थी कि परिवर्तन हो, चूंकि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जो भय का माहौल था, जो बूथ पर मैनेजमेंट उनका था, वो हमसे ज़्यादा भारी पड़ा। क्योंकि हमने माहौल में मोदी थे, माहौल में बीजेपी थी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको याद होगा पुरुलिया की रैली, बांकुड़ा की रैली, हम सारे रैली में एक साथ थे लगभग, और जो भीड़ दिखती थी और भीड़ का रिस्पॉन्स था, रिस्पॉन्सिव भीड़। मैं बार बार कहता हूँ, भीड़ वोट का पैमाना नहीं होती है, लेकिन भीड़ अगर रिस्पॉन्सिव हो तो ये मान के चलिए कि आपके लिए है। तो रिस्पॉन्सिव भीड़ थी, लेकिन भीड़ को वोट नहीं देने दिया गया, उसको डराया गया, उसको मारा गया, उसको हर तरह से कुचला गया। तो जो भय का वातावरण बनाया गया, जो हम नहीं समझ पाए, हमें लगा था कि हम माहौल से ही चुनाव जीत जाएंगे, बूथ पर शायद हमारा वोट डल जाएगा, तो बूथ पर हमारा वोट नहीं डल पाया। पिछली बार भी 40 से 50 ऐसी सीटें थी जो रह गई हमारी, क्योंकि हमारे लोग काउंटिंग सेंटर छोड़ के भाग गए, डर के मारे भाग गए। 11 बजे ऐसा माहौल बना दिया गया कि हम जीत गए, और फिर हमारे काउंटिंग एजेंट भाग गए। तो इस बार हमने तय किया था कि काउंटिंग सेंटर पर भी हम लास्ट तक टिके रहेंगे, वोटिंग सेंटर पर भी हमारे लोग लास्ट तक टिके रहेंगे। कहा जा सकता है कि आपकी रणनीतियां जो है वो कामयाब रही है। आपके पास मैं लौटूंगी। हमारे सहयोगी भवानीपुर से भी लगातार हमारे साथ बने हुए विकास जी, लगातार एक लंबा अरसा चुनाव आपने इस बार भी जो है ग्राउंड पर रह के कवर किया, और जिस तरीके से नेक टू नेक फाइट उस सीट पर भवानीपुर की अगर बात की जाए, वहां से भी अगर नेक टू नेक फाइट है, तो टीएमसी की स्थिति को कैसे देखा जाए? बीते चुनाव में भी हमने नंदीग्राम के वो नतीजे देखे हैं, तो इस बार की भी स्थितियां बहुत ज्यादा ऐसा प्रभावशाली नजर नहीं आती हैं, खासतौर पर उस सीट पर जहां पर खुद ममता बनर्जी उतरी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ममता प्रभावशाली बिल्कुल नजर नहीं आती हैं, क्योंकि भवानीपुर आप पिछले विधानसभा को याद करें तो कलकत्ता में बीजेपी 0 थी, 14 में से एक भी सीट नहीं मिल पाया था। बीजेपी बुरी तरीके से हार गई थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में भी हार गई थी, कलकत्ता एनसीआर में भी बीजेपी बुरी तरीके से हार गई थी। लेकिन भवानीपुर में ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा था कि यह पूरे टीएमसी को और किसी को भी जो पहली बार देगा कि ममता बनर्जी कहाँ से चुनावी मैदान में है, भवानीपुर से, तो चलो जीत पक्का है। लेकिन जब मैं भवानीपुर खुद घूम रहा था और यहाँ के लोगों से बात की, भद्रलोक बांग्ला का इलाका है, यहाँ पढ़े लिखे लोग, गंभीर लोग रहते हैं इस इलाके में सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले यहाँ परिवर्तन की आवाज यहीं से मुझे सुनाई दी थी। और पश्चिम बंगाल में अगर कोई एक व्यक्ति भी परिवर्तन की बात करता है तो उसका अर्थ यही है कि समाज के अंदर बहुत तेज करंट है परिवर्तन को लेकर। और मैं तो जहां जहां गया लोग परिवर्तन की बात जरूर कर रहे थे, कैमरे के आगे डर के मारे नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरा हटता था तो परिवर्तन की बात जरूर कर रहे थे। और एक बात समझ में आ रही थी कि बीजेपी और टीएमसी में कांटे की लड़ाई होगी यहाँ पर, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अब तृणमूल कांग्रेस के लिए मैदान खाली रहेगा। अब आप देखें कि भवानीपुर में भी ममता बनर्जी के लिए मैदान बिल्कुल खाली नहीं है। चौथे राउंड में ममता बनर्जी 20,000 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन 12वें राउंड में आकर वो फासला मात्र 7,000 का रह गया, और आगे अभी तो 8 राउंड की काउंटिंग बाकी है। तो हो सकता है कि फासला जो है और कम हो जाए और जो दावा शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं वो सत्य हो जाए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी का साफ कहना है कि वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग भी दावा कर रहे हैं, और चूंकि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता हैं, उनके कद की बराबरी का अभी भी बीजेपी में पश्चिम बंगाल में कोई नहीं है। लेकिन अगर वो कांटे की टक्कर में फंसी हैं तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे सूबे में टीएमसी की क्या हालत थी। जो परिणाम और रुझान सामने दिख रहे हैं वो वही है कि जो हालत थी वो रुझानों में साफ तौर पर दिखाई दिया, और उसका जो असर है वो भवानीपुर पर भी है, और ममता बनर्जी भी कांटे की लड़ाई में फंसी हुई है। रवि जी देखिए, अब मैं आपसे अगर ये समझूं कि भाई अब बीजेपी चूंकि सत्ता में आई, तो आपने एक बात कहा था कि जो घुसपैठ होती है वो दरअसल फेंसिंग नहीं होने की वजह से होती है, ये एक मुद्दा रहा था आपका। सरकार ने ये भी कहा कि भाई हमने तो ज़मीन दी, टीएमसी की गवर्नमेंट ने कहा हमने तो ज़मीन दी, और कुछ ऐसे हिस्से जहाँ फेंसिंग आप कर ही नहीं पाएंगे, जहाँ आप कर ही नहीं पाएंगे। वो चैलेंज तो आज भी आपके सामने है, सेंटर में अब आप हैं और स्टेट में भी अब आपकी सरकार बनती हुई दिख रही है, तो उस एरिया को आप कैसे फेंसिंग करेंगे? क्योंकि ये चैलेंज तो है, आपने कहा था घुसपैठ होता है। नहीं, देखिए हम लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, और जो तरीका होगा, जो आपने कहा सही बात आप कह रहे हैं कि कुछ जगह नदियों का बॉर्डर इलाका है, तो पानी के ऊपर से कैसे फेंसिंग होगा उसके लिए भी एक प्लान बना है। अब ये सरकार तय करेगी और आपको बताएगी भी कि उसका प्लान क्या है आगे, लेकिन हमारा कमिटमेंट है, ये हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं और कोई हमारा वायदा खाली नहीं है कि वायदा करके चले जाएंगे। ये हमारा कमिटमेंट है कि हम बॉर्डर को फेंसिंग करेंगे, जो भी बॉर्डर फेंसिंग नहीं हुआ आज की डेट में। और आप कह रहे हैं शायद ममता बनर्जी ने कभी ज़मीन नहीं दिया, अगर ज़मीन दी होती तो काम शुरू
शुरू हो गया होता। यही लड़ाई है हमारी है कि आप जमीन दीजिए, और इवन पैसा दे दिया गया है। बीएसएफ की तरफ से पैसा देने के बावजूद उन्होंने जमीन हमें नहीं दी है बीएसएफ को उस पर फेंसिंग करने के लिए। और जहां तक बिल्कुल जाहिर तौर पर चुनौतियां कई हैं और बीजेपी के सामने भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जिन्हें पूरा करना है, निभाना है। बहुत शुक्रिया आपका सर, हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, चुनाव की कवरेज लगातार जारी है और लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से बहुमत मिलता हुआ इन रुझानों में नजर आ रहा है, फिलहाल वो आंकड़ों में भी तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बने हुए हैं। यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक। तो ब्रेक पे जाए उससे पहले आप ये देख लीजिए कि YouTube पर न्यूज नेशन को लाखों लोगों ने देखा है। YouTube पर जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, करीब 20 लाख लोगों ने चुनाव कवरेज को देखा है लाइव पे। न्यूज नेशन पर लगातार सबसे तेज रुझान आए हैं और हम आप तक वो सबसे तेज नतीजे भी पहुंचा रहे हैं। और YouTube पे दर्शकों की संख्या करीब 20 लाख लोगों के आसपास की रही है जिन्होंने लगातार हमें देखा है।